नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ किया है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के समर्थन में मजबूती से पक्ष रखेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले भी इस मुद्दे पर प्रयास किए हैं और जो भी न्यायालय का फैसला होगा वो सबके लिए मान्य होगा। लेकिन कांग्रेस इस पर अब भी सवाल उठा रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का कहना है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। उनका आरोप है कि बीजेपी सरकार इस मुद्दे को सिर्फ चुनावी फायदा उठाने के लिए उठा रही है, जबकि कमलनाथ सरकार के दौरान इस पर ठोस पहल हो चुकी थी। देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण की मांग नई नहीं है। 2019 में कांग्रेस सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इसे कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ा। सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी सरकार ने इसे आगे बढ़ाने का भरोसा दिया, लेकिन मामला कोर्ट में फंसा रहा। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दोबारा इस पर पक्ष रखने की बात कहकर इस विवाद को हवा दे दी है। हमारी सरकार बनने के पहले से ही लगातार लाइन है कि 27% आरक्षण ओबीसी को मिले, एससी को जो निर्धारित आरक्षण वो मिले, एसटी को मिले। न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ऐसी कई सारी याचिकाएं अलग अलग चल रही है। आज हमने इस संबंध में समग्र एक बड़ी बैठक जल्दी से जल्दी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से डिसाइड करे, ताकि जो हमारे जिस वर्ग की कैटेगरी है उनको उनका अपने अधिकार के साथ उनके साथ न्याय हो सके। मैंने अपने एडवोकेट जनरल से कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अर्ली हियरिंग लगाए और कंपाइल करते हुए शीघ्र इस फैसले की तरफ आगे बढ़े। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का कहना है कि सरकार ने पिछले 5 वर्षों में इसे लेकर कोई ठोस पहल नहीं की और अब जब चुनाव नजदीक हैं तो बीजेपी इसे भुनाने में लगी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कमलनाथ सरकार के दौरान इस पर जो फैसले लिए गए थे उन्हें भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब मोहन यादव जी अगर ये बात कहते हैं कि हम सारी जितनी भी अलग अलग तरह की याचिकाएं लगी उसको सुप्रीम कोर्ट में एक साथ लगाने की पहल कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं और अपना पक्ष ओबीसी के पक्ष में दृढ़ता से रखेंगे, ये अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो मैं उनका स्वागत करता हूं। पर आपकी नीयत ठीक नहीं दिखती है। नीयत इसलिए ठीक नहीं दिखती है कि ये 5 साल से अगर लंबित है तो उसका भी कोई दोषी है तो आपकी सरकार है, आपकी जीरा है, आपके काम करने का तरीका। शिवराज जी भी उसमें दोषी है और मोहन यादव जी अब भी 1 साल से आप भी दोषी हो। पर इसका अंतिम निर्णय आएगा तब हमें आपकी नीयत का पता चलेगा। इस सरकार की नीयत सिर्फ वाहवाही लेने की है। मध्य प्रदेश में ओबीसी समुदाय राज्य की बड़ी आबादी का हिस्सा है और यही वजह है कि ये राजनीतिक दलों के लिए सबसे अहम वोट बैंक भी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां इस वर्ग को अपने पाले में लाने की कोशिश में हैं। अब सवाल ये है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होगा। क्या ये कानूनी लड़ाई इस बार किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी या फिर ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो आरक्षण पर पिछड़ी सियासत, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर गुलरेज शेख जी जुड़े हैं। गुलरेज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता विक्की खोंगल जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। विक्की जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विक्की जी, कांग्रेस को क्यों लगता है कि आखिर मोहन सरकार का रवैया आरक्षण देने के मामले में बहुत ढुलमुल है और जब कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी तो सरकार अपना पक्ष सही तरह से नहीं रख पाएगी? देखिए शर्मा जी, इतिहास गवाह है इस बात का कि कांग्रेस पार्टी ने जी हमेशा पिछड़े वर्ग की हिमायती जो है निर्णय इस मध्य प्रदेश में लिए हैं। चाहे वो अर्जुन सिंह जी का रामजी महाजन आयोग का गठन हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी का आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किए जाने का आदेश हो, चाहे कमलनाथ सरकार में मार्च 2019 में विधानसभा में माननीय विधानसभा के पटल पर
कानून बनाकर इस नियम को, कानून को पास कराने की जो सर्वश्रेष्ठ कार्य हम ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए किया गया हो, वो कमलनाथ सरकार ने उस समय में किया। यदि कमलनाथ सरकार के उस निर्णय के खिलाफ यदि कोर्ट में याचिकाएं लगाने का काम हुआ, तो उसकी पैरवी जिस तरीके से होनी चाहिए थी, उस पैरवी के अंदर यदि 5 साल का एक लंबा समय लग जाता है, तब ओबीसी वर्ग के एक युवा होने के नाते और हमारे 50% लगभग 3.5 करोड़ से ज्यादा ओबीसी वर्ग के लोगों को इस बात का संदेह उत्पन्न होता है कि क्या 5 वर्ष में एक बार भी उन याचिकाओं पर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार को अपना पक्ष रखना था, मजबूती के साथ रखना चाहिए था, क्या मध्य प्रदेश की सरकार ने, चाहे वो 3-3.5 वर्ष जो है शिवराज जी का कार्यकाल रहा हो या जो अभी पिछले 1 साल में मोहन यादव जी के कार्यकाल में रहा हो, क्या कानूनी मजबूरियां ऐसी थी, क्या मजबूरियां ऐसी थी कि कानूनी कार्यवाही जो कोर्ट के जो निर्णय थे, कोर्ट के अंदर जिस प्रकार से सुदृढ़ तरीके से ओबीसी के पक्ष को रखा जाना चाहिए था, जो अभी तक हो जाना चाहिए था, उसमें 5 साल का यदि वक्त लगाए तो सरकार के कार्य करने के जो उनकी नीतियां हैं, उसके कार्य करने की जो कार्यशैली है, उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह ओबीसी समाज की ओर से हम लोग लगाना चाहते हैं। और यही कारण है कि आज हमें विश्वास नहीं है कि ये सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी ओबीसी के पक्ष को मजबूती के साथ रख पाएगी। डॉक्टर गुलरेज शेख जी, हालांकि इतना समय लग गया, इसी वजह से हमें शंका होती है कि सरकार क्या सुप्रीम कोर्ट में भी अपना पक्ष रख पाएगी, और अगर नहीं रख पाई तो ओबीसी के साथ अन्याय हो सकता है। जी गुलरेज शेख जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, अब आपकी आवाज मिल रही है सर। जी, ओबीसी के साथ अन्याय तो कांग्रेस ने हमेशा किया, न केवल ओबीसी के लिए बल्कि अनुसूचित जाति हुआ, जनजाति हुआ या दूसरे ऐसे समुदाय हुए, चाहे वो कोई से भी वर्ग के हो, वो इकोनॉमिकली पिछड़े थे, उन सबके साथ भी इन्होंने, एलिट लोगों ने हमेशा ही दुर्व्यवहार किया और उनको एक वोट की मशीन बना के रखा। आप ये देखिए कि क्यों इतने सालों तक ओबीसी का जो आयोग था उसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था, क्योंकि कांग्रेस बीच में थी। कांग्रेस कभी चाहती नहीं थी कि इन लोगों को जुडिशियल और कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार मिले। कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहता हूँ, रविशंकर शुक्ला जो कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री से, कांग्रेस पार्टी से लेकर अब तक के और आगे भी मैं तो कहता हूँ आखिरी मुख्यमंत्री कमलनाथ तक, एक भी पिछड़ा, एक भी दलित या एक भी आदिवासी को इन्होंने कभी मुख्यमंत्री का पद दिया? हमने तो आप देखिए सुंदरलाल पटवा जी के बाद से जितने भी मुख्यमंत्री बनाए वो सारे के सारे ओबीसी वर्ग से बनाए। तो भारतीय जनता पार्टी की जो कथनी है वही करनी है। और आप ये देखिए कि इतना कमजोर एक कानून बना के दिया था इन्होंने, जो आरक्षण भी दिया था ना कांग्रेस पार्टी ने और कमलनाथ ने, इतना कमजोर बना के दिया था कि वो टिक भी नहीं पाए ढंग से। इसीलिए तो जितनी भी एप्लीकेशंस कहीं कोर्ट वाले उनको एंटरटेन किया, वरना कोर्ट में एडमिसेबल ही नहीं होती। कानून ही इतना लचीला जानबूझ के बनाया था क्योंकि अधिकार से वंचित रखना था ओबीसी के समूह को। और उसके बाद भी आप देखिए कि जब कमलनाथ की सरकार थी, जब लोग पिटीशंस लेकर गए तो जिन वकीलों की फौज पुख्ता और मजबूत वकीलों की रखनी थी, वहां कमजोर वकीलों को खड़ा किया ताकि चीजें जो है वो आधार में पड़ जाए और ओबीसी को उनका अधिकार हक नहीं मिल सके। हमारी सरकार जैसे ही आती है ढंग से उसके ऊपर काम करना हमने शुरू किया, अच्छे वकीलों की फौज खड़े करने का काम किया और अब हम ये भी कर रहे हैं कि सारी चीजों को क्लब करके सर्वोच्च न्यायालय में जाकर अच्छा पक्ष रखेंगे मजबूती से। और उसके बाद मैं आपको एक बात और पार्टी की तरफ से कह रहा हूँ कि हम कानून में भी संशोधन करेंगे, एक बार सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ जाए, इतना मजबूत कानून बनाएंगे कि कोई कांग्रेसी पंजा उसको डिगा नहीं पाएगा। तो कानून को मजबूत करने की बात बीजेपी कह रही है, डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी, लेकिन कांग्रेस उसी कानून की दलील दे रही है जिसका जिक्र शेख जी ने भी किया कि कमलनाथ ने कहा था कि 27% आरक्षण देने के मामले में उनकी सरकार के समय कानून बना था और हाई कोर्ट ने भी 27% आरक्षण के खिलाफ याचिका खारिज की थी। अब जी शेख जी, मैं आऊंगा आपके पास, फिर से आऊंगा।
डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी, अब सवाल यहां पर यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से दलील रखी जाती है तो क्या यह माना जाए कि सरकार मजबूती से अपना पक्ष रख पाएगी? किस तरह की दलीलें सरकार की तरफ से दी जा सकती है ताकि इस पूरे विषय पर जो ओबीसी वर्ग है, 27% आरक्षण जिन्हें देने की बात हो रही है, उनके साथ कहीं अहित ना हो? देखिए अमित जी, इस पूरे प्रकरण को समझना पड़ेगा जी। आरक्षण किसी भी राजनीति पार्टी के लिए एक ऐसी विवाद है, ऐसा विषय है जो किसी भी पक्ष में विरोध नहीं कर सकता। और उसके लिए क्या है, जब देश आजाद हुआ तो 1953 में कालेकर कमीशन बना जिसने एससी एसटी आरक्षण के लिए बात करी, और 1980 में मंडल कमीशन बना जो पिछड़े की आबादी का 52% के लिए जो आबादी है उसके लिए 27%। और आपको याद हो कि 1990 में जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की जी। और तो संविधान के अनुच्छेद 15 में शैक्षणिक संस्थाओं में 27% रिजर्वेशन और 16 की धारा 4 में अनुच्छेद उसमें दिया गया है कि आरक्षण नौकरियों में दिया जाएगा जी। अब इसी तरह से संविधान की तरह, लेकिन संविधान में एक चीज ये भी कही गई है कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके प्रति अगर कहें तो आरक्षण पहले 49.5% था, लेकिन गवर्नमेंट ने ईडब्ल्यूएस के लिए भी आरक्षण दिया 10%। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो है आरक्षण उस कैटेगरी से अलग से मिल रहा है, अतः वो याचिका खारिज कर दी गई। अब क्या है कि जो कई राज्यों में 68-69% भी आरक्षण है और उन आरक्षणों के तहत संविधान की जो व्याख्या है उसके तहत 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन राजनीति के तहत विधायिका अपने कानून बना सकती है और उसको चैलेंज करने के लिए न्यायपालिका में जा सकते हैं। और उसके लिए आज जो लोग गए हैं तो हाई कोर्ट में गए हुए थे और जिसमें 79 पिटीशन लगी थी, लेकिन उसको एक डबल बेंच ने उसको स्वीकार करके खारिज कर दिया और उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में कर दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने, ये तो एक लीगल प्रोसेस है, इसके लिए सरकार अपने वकीलों के द्वारा और जो पार्टियां हैं, और क्योंकि एक सरकार भी उसमें पार्टी है, तो वो पक्ष रखेगी। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब इस मामले को, क्योंकि जब कमलनाथ सरकार आई थी तो कमलनाथ सरकार ने अपनी कैबिनेट में पास करके ईडब्ल्यूएस और 27% रिजर्वेशन दिया था, तो इसलिए वो कहते हैं कि हमने दिया, इनने काटा टांगा। लेकिन बात यहां ये है कि आरक्षण एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जो राजनीति से सीधा जुड़ा हुआ है, जो वोट के ध्रुवीकरण से सीधा जुड़ा हुआ है। और लगभग देश में 1100 पिछड़ी जातियां हैं और इसी तरह से इनके मूवमेंट के लिए कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक पार्टी विरोध में और पक्ष में ही बोलेगी, विरोध में बोल ही नहीं सकती क्योंकि वो वोट दूसरी जगह चला जाएगा। तो इस कारण चाहे आप कांग्रेस का वर्जन, तो सब दोनों पार्टियां ये चाहती हैं कि इसका श्रेय हमको मिले, और श्रेय मिलने के लिए अब ये तय करता है कि अब इसकी, क्योंकि देश में पिछड़ों की आबादी ज्यादा है और इसलिए वो राजीव गांधी भी मांग करते हैं कि पिछड़ों की जितनी आबादी उतनी उनकी भागीदारी, तो वो उसकी जनना, क्योंकि उससे ध्रुवीकरण होगा। कुछ उसमें मानसिकता वाले ऐसे लोग होंगे, लेकिन आपको ये फैक्ट बता दें कि ओबीसी जो 27% है वो तो 27% आता ही है, लेकिन वो सामान्य जाति से भी आता है, लगभग वो और उसकी संख्या ज्यादा है सर्विस मैटर में। तो वो जो संख्या बढ़ रही है तो उसके प्रति जो सामाजिक संरचना बदल रही है वो भी एक सरकार को चैलेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि एक सामाजिक संतुलन भी आवश्यकता है। क्योंकि जब रिजर्वेशन 70% से ज्यादा हो जाएगा, अभी 59-60% चला ही रहा है ईडब्ल्यूएस मिला के, तो ये, और कई राज्यों में तो 70 के ऊपर चला गया है, चाहे तमिलनाडु हो चाहे आंध्रा, देखिए आप, इन लोगों ने तो अपने स्तर पे दिया। वहां तो कर्नाटक में तो उन्होंने मुस्लिम को भी 4% दिया था। तो इस तरह से जो अपनी अपनी राजनीति है, तो लेकिन सब पक्षों को लेकर चलना पड़ेगा। अब ये मैटर जुडिशियली में है, अब सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से सरकार पैरवी करेगी और फैक्ट देगी और सरकार वो भी करेगी, तो उस प्रकार मुझे लगता है ये लड़ाई और लंबी जाएगी, आगे जाके ये संविधान पीठ को जाएगी और उसके बाद इसमें जो निर्णय आएगा उसके बाद सरकार कानून बनाएगी। बिल्कुल, अभी तो फिलहाल विक्की जी अंतिम निर्णय आने में थोड़ी सी देरी है और सरकार ने तो स्पष्ट कह ही दिया है कि हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि ओबीसी का जो हक है वो उन्हें जरूर मिले। तो फिर कांग्रेस को किस बात का संदेह है? क्या जो दलीलें रख पाएंगी सरकार, उसे लेकर आप लोगों का संदेह है या फिर नियत पर सवाल है? देखिए, नियत पर भी सवाल है और कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह है।
नियत पर सवाल इसलिए है क्योंकि एक लंबे समय तक, मतलब चाहे कमलनाथ सरकार आने के पहले के 15 साल हो जी, क्योंकि 2002 में ही जब माननीय दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी तो 14% से बढ़ाकर 27% आरक्षण करने के आदेश जारी किए जा चुके थे। लेकिन जैसे ही हमारी सरकार 2003 में उसकी रवानगी होती है, सुश्री उमा भारती जी जब बनती है मुख्यमंत्री, तो उसके बाद लगातार जो भी मुख्यमंत्री आए भारतीय जनता पार्टी के, और जो सरकारें भारतीय जनता पार्टी की लगातार 15 वर्ष तक बनी रही, तो उन 15 सालों में एक बार भी ऐसा कोई भी निर्णय नहीं आया जो कि ओबीसी के पक्ष में इस बात की गवाही देता हो कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी को, उसके मुख्यमंत्रियों को या उनके नेताओं को कभी ओबीसी वर्ग की किसी प्रकार की चिंता हुई है। ओबीसी का मुद्दा ही तब उठना चालू हुआ जब 2018 के चुनावी मैनिफेस्टो में हमने माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो के प्रथम पृष्ठ पर इस बात को रखा कि हम ओबीसी के आरक्षण को बढ़ाकर 27% करेंगे। और हमने मार्च 2019 का दिन, वो ऐतिहासिक दिन भी याद है, जिस दिन हमने विधानसभा में इस प्रस्ताव को पारित कराया। और यही मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि यही वो कारण रहा जिस दिन मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को गिराने की पटकथा की शुरुआत हुई। और हम यदि इस बात को कहते हैं कि अगर की मजबूती के साथ हमने ओबीसी के पक्ष रखने पर यदि अपनी सरकार भी खो दी, तो हमें इस बात का कोई मलाल नहीं है। हमें उम्मीद थी कि आने वाले समय में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और नवनियुक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव जी उस ओबीसी के लिए कुछ उस प्रथा को आगे बढ़ाएंगे, ओबीसी के समर्थन में निर्णय लिए जाएंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता दिखा तो हमें शंका पैदा हुई, और आज भी वो शंका जारी है, क्योंकि चाहे वो कानूनी दांव-पेच हो या कानूनी प्रक्रियाओं में पूरी शिद्दत के साथ और ताकत के साथ ओबीसी का पक्ष रखने की बात। जी विक्की जी डॉक्टर गुलरेज शेख जी, जैसा कि विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि हमें तो नियत पर भी संदेह है कि सरकार देना भी चाहती है नहीं। हालांकि आप तो साफ कह चुके, खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि तमाम जो हक अधिकार हैं ओबीसी के वो संरक्षित रहें और उन्हें मिले भी। लेकिन ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए और इसके साथ ही जो अन्य वर्ग है उनका भी ध्यान रखा जाए, ये सरकार कैसे सुनिश्चित करेगी? देखिए, हमारी सरकार जो है ना, सबके बीच में समन्वय रखना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी के आधार पर काम करती है। आपने नहीं देखा क्या कि हमारी ही केंद्र की सरकार ने जो सवर्ण वर्ग था और उसमें जो गरीब लोग थे उनके लिए भी आर्थिक आधार पर 10% का हमने आरक्षण दिया। कोई और सरकार करी थी आज तक? किसी ने सोचा भी नहीं था। तो ओबीसी वर्ग भी हमारा है, स्वयं मुख्यमंत्री महोदय जो हैं वो भी उसी वर्ग से हैं, तो अपने वर्ग का तो कल्याण करेंगे ही सही, लेकिन सबको साथ लेकर चलना ये भाजपा की नीति पर हम काम कर रहे हैं। और अभी तक के कांग्रेस ने ये नहीं बताया कि रविशंकर प्रसाद के बाद से इन्होंने, रविशंकर शुक्ला जो इनके पहले मुख्यमंत्री थे कांग्रेस पार्टी के, से लेकर आखिरी मुख्यमंत्री कमलनाथ तक कितने पिछड़ों को इन्होंने सीएम बनाया, जरा बता तो दो। बता रहा हूँ, जवाब दीजिए विक्की जी। इतने सुलझे हुए, इतने समझदार व्यक्ति होके ये माफी चाहूंगा इस शब्द के लिए, लेकिन ये मूर्खतापूर्ण तर्क जो आप दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये जो है आपके स्टेचर के ऊपर कहीं ना कहीं सूट करता है, आपकी बुद्धिमत्ता को सूट करता है। आप मुझे ये बताइए कि आप मुस्लिम वर्ग से आते हैं, लगभग 50-60 लाख मुस्लिम प्रदेश में होंगे और देश भर में तो मेरे ख्याल से 20 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम भाई बंधु हैं। कितने मुस्लिमों को टिकट दिया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा? एक भी नहीं। कितने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाए भारतीय जनता पार्टी ने? एक भी नहीं। कितने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने? एक भी नहीं। तो क्या इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों की हित चिंतक नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिमों से कोई लेना देना नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिमों की कोई परवाह नहीं है? ऐसा नहीं होता। किसी भी वर्ग से मुख्यमंत्री बना देना, मंत्री बना देना, टिकटें दे देना, ये केवल जो है उसका प्रतिचिन्ह नहीं होता कि आप किसी वर्ग को लेकर चिंतित हैं या नहीं। अगर कांग्रेस ने सबसे ज्यादा ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए हैं, अगर कांग्रेस ने राजपूतों को मुख्यमंत्री दिया है, तो मुख्यमंत्री बनाया है
लेकिन पिछड़ों की उतनी ही परवाह भी की है। इतिहास मैंने आपको बता दिया। माननीय रामजी महाजन आयोग का गठन किसने किया था? कांग्रेस ने किया था। ठीक है, जवाब दीजिए डॉक्टर गुलरेज शेख जी कि ओबीसी से मुख्यमंत्री नहीं दिया तो क्या हुआ, हम ओबीसी के हितैषी तो हैं, कांग्रेस का तर्क है। नहीं, इन्होंने नहीं दिया एक अपनी जगह होती है। मैं तो दो समुदाय की नाम लेकर बात करूंगा, एक पिछड़ा वर्ग है और एक आदिवासी वर्ग है, और उन्होंने हमेशा कांग्रेस को वोट दिया है। यमुना देवी का हक किस तरह से मारा गया क्या आपने नहीं देखा था? अरुण यादव हो या सुभाष यादव हो, इन लोगों के हकों के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया आपने नहीं देखा था? देखिए, मुसलमानों का जहां तक विषय है, मैं खुद मुस्लिम भी हूँ और ओबीसी भी हूँ, दोनों चीजें हूँ एक साथ। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जितनी रोटी होती है उतना ही आटा बनता है, जितना आटा होता है उतनी रोटियां बनती हैं। एक बार जैसे जैसे मुस्लिम्स का वोट भी मिलना शुरू होगा तो प्रतिनिधित्व भी अपना पड़ता जाएगा। तो कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है, ये अलग विषय हो जाएगा। लेकिन इन्होंने तो आज तक वोट लिया, पिछड़ों का लिया, इन्होंने एससी का लिया, इन्होंने एसटी का लिया, लेकिन आपने क्यों नहीं नेतृत्व दिया? और जब मैं ये बात कहता हूं तो कांग्रेस कहती है कि आप मूर्ख हो जो ओबीसी की बात कर रहे हो, ओबीसी मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? मुझे समझ में नहीं आता कैसी बातें कर रहे हो। मतलब अब ओबीसी के नाम पर उनका हक मांगने को मूर्खता कहा जाएगा? तो ठीक है, हम मूर्ख हैं, लेकिन हम मूर्ख होते हुए भी इन सभी समुदायों का उनका हक देंगे। आप बहुत चतुर हो, आप इनका हक खाओगे, हम मानते हैं, कोई बात नहीं। डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी, 5 सालों से लगातार ये जो पूरा मामला है वो लंबित चला रहे हैं, इसके पीछे क्या सिर्फ कानूनी प्रक्रिया को ही माना जाए, और क्या आप देखते हैं बतौर विश्लेषक कि अब जब सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच चुका है तो जल्द ही एक सकारात्मक निष्कर्ष इस पूरे मामले में आ पाएगा? ये निश्चित रूप से ये प्रक्रिया जो है वो कानूनी रूप से है, और ये क्या है कि एक पक्ष का हक जा रहा है तो वो पार्टी बन के गया है, और जो सवर्ण पार्टी है, सवर्ण लोगों ने अपनी पिटीशन अपनी बात की है तो उस पर स्टे हुआ है। अब ये लड़ाई अब फैक्ट पे होगी, और अब हाई कोर्ट से सारी पिटीशन वहां चली गई हैं और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करेगा, और ये पूरा राजनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जो पार्टी चाहेगी कि इससे हमको मिले, जिससे हम कहें कि हमने आरक्षण दिया है, और वो कहें कि हमने आरक्षण दिया है, पूरा राजनीतिकरण है, और उसका राजनीतिकरण का पूरा फायदा उठाया जा रहा है। लेकिन मैटर जुडिशरी में है, जनता समझती है, ऐसा कुछ मामला नहीं है कि ये राजनीति से इनके कहने से हो जाएगा। अभी जुडिशरी में है, जुडिशरी में सरकार खुद चाहती है कि चले, जिसके कारण वो कानून में एक पक्ष, अगर वो कानून तुरंत बनाती है तो उससे कानून बनाने से उसको चैलेंज किया जाएगा, और दूसरी बात एक समुदाय जो सवर्ण समुदाय है वो नाराज होगा। तो इस कारण ये राजनीति को देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आड़ ली जाए कि कोर्ट का फैसला आ जाए, और कोर्ट का जिस तरह से फैसला हो तो फिर विधायिका उस तरह से संसद कानून बनाए, और संसद कानून बनाएगी उस तरह से इम्प्लीमेशन करेगी, तो जिससे एक आड़ मिल जाएगी, जिससे कहेंगे कि हम इस सेफ गार्ड खेल रहे हैं इसलिए हम कानून बनाने के लिए हैं। राजनीति तो आरक्षण में आज नहीं, जन्मों से होती रही है, और आरक्षण एक ऐसा संवेदनशील मामला है, जिस तरह से आप फ्री बीज बन रहा है उसी तरह से आरक्षण है। अब इन दोनों पहलुओं में कोई व्यक्ति आगे रुक नहीं सकता। अब ये तो बाहर है, ये चलती रहेगी, लेकिन संविधान में जब संविधान बना था तो उसकी एक समीक्षा 10 वर्षों में करने की कही गई थी, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि देश के 78 वर्ष आजादी के हो गए, लेकिन आरक्षण की समीक्षा, आरक्षण बढ़ ही रहा है। आरक्षण में क्या होगा अब ये राजनेताओं को तय करना है, क्योंकि उनको देश चलाना है, लेकिन राजनीति देश के भविष्य के लिए करनी चाहिए, देश को अग्रणी बनाने के लिए चलनी चाहिए, क्योंकि हर एक देश हर एक वर्ग का है और हर एक की भागीदारी है। तो निश्चित रूप से आरक्षण बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, और ये राजनीति पार्टियां राजनीति करती हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं एक दूसरे को के खिलाफत करते हुए खुद को ओबीसी का हितैषी बनाने की भी कोशिश लगातार यहां पर दिख रही है। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया है, इसके बाद किस तरह का निष्कर्ष इस पे आता है, और उसके बाद दोनों ही राजनीतिक दलों की इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस पूरी चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।